वेलकम टू मिशन क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आप लोगों को PYQ शुरू किया हूं। जैसे कि आप लोगों को बताया गया जैकबोर्ड के माध्यम से कि आप लोग ज्यादा डिपेंड ना रहे मॉडल पेपर के पास। मैंने आप लोगों को बता दिया हाँ पिछला कई वीडियो में, इस एक ही बात को बार बार हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। और आप लोगों का सबसे ज्यादा अगर अभी देखा जाए इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर कोई बनता है तो वो होता है सर PYQ। पिछले साल का पेपर PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं आप लोगों को बताया था कि मैं 2020 से लेकर 2023 तक जितना भी एग्जाम हुआ है सारा का सारा क्वेश्चन पेपर को मैं बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। बस आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि PYQ में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में। तो फाइनली हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो PYQ आप लोगों का 2020 का है और सेट नंबर 1 अगर आपने सेट नंबर 2 है। अगर आपने से कोई स्टूडेंट है जो अभी तक सेट नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले कोशिश कीजिएगा सेट नंबर 1 देखने की, फिर आप लोगों को सेट 2 देखने की कोशिश करना है। मेरे लाल ये जो मैं बता रहा हूं ना ये फुल एक्सप्लेन होगी, फुल सॉल्यूशन करेंगे पूरे बुक का मतलब आपका 2020 का जो भी पूरा बुक है। मेरे बात को समझ पाए ना, पूरा क्वेश्चन पेपर को बेहतरीन तरीके से मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं, साथ ही साथ एक्सप्लेन करेंगे गुड तरीके से, एकदम बेटर तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, लिखने का समय नहीं है, अब सिर्फ हम लोग को समझना है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये सब हम लोग क्लास ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं और आज जो हम लोग क्लास देखने वाले हैं ना, हमारे क्लास स्टार्ट हुई सर 25 नंबर से। अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो 24 तक नहीं देखे, सबसे पहले 24 तक देखने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त के गुण की विवेचना करें। अस्थायी बंदोबस्त जो है ये इनके गुण और इनके दोषों के बारे में हम लोगों को विवेचना करना है। सबसे पहले लिखना है अस्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ। मेरे लाभ याद रखिएगा, प्रॉफिट या हो या आपको क्वालिटी और दोनों सेम ही हम लोग मान कर चलेंगे। अस्थायी बंदोबस्त देखिए यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सरकार की आय निश्चित हो गई थी। जो हम लोगों का अस्थायी एकदम टू द पॉइंट याद रखना, ज्यादा लिखना भी नहीं है और उतना कम भी नहीं लिखना है कि हमको फुल मार्क्स ना मिले। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा 5 मार्क्स का पूछे जाएंगे, पूछे गए थे। आपका पेपर में 4 मार्क्स का होगा या 3 मार्क्स का, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था सरकार की आय निश्चित हो गई थी। अस्थायी बंदोबस्त है सरकार की जो व्यवस्था थी, इसमें सरकार की निश्चित आय फिक्स जो है इनकम फिक्स हो गया था। पॉइंट नंबर 2, बार बार कर वसूलने से सरकार को छुटकारा मिल गया। अब क्या होते थे ना, सरकार पहले क्या करते थे, सरकार का मतलब मान के चले हम लोग अंग्रेज ब्रिटेन जब हम लोग गुलाम थे तो उस समय क्या होता था कि लोग वहां पे एक कर्मचारी रख दिए जाते थे और कहा जाता था कि मान लेते हैं कि अगर आप रांची डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते तो रांची डिस्ट्रिक्ट में 50 ऐसा मेंबर रख दिए गए जो गांव तक जाते थे और कहते थे कि आपका टैक्स को वसूला करते थे। लेकिन सरकार ने एक नया नियम बनाया था कि बार बार कर वसूलने से छुटकारा मिल गया। किसके माध्यम से? अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से। ये हम लोगों का 2 प्रॉफिट था। अब आते हैं सर लॉस हम लोगों का क्या है। पहला हम लोग देखते हैं अस्थायी बंदोबस्त के हानियां, क्या क्या हानियां हैं इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं। भूमि कर निश्चित हो गई थी। देखिए जो भूमि थी ना, भूमि जमीन का टैक्स जो है वो निश्चित कर दिया था अंग्रेज सरकार ने और इससे किसानों की जमीन तक बिक चुकी थी। ऐसा क्या बात है? क्योंकि देखिए टैक्स जो है मेरा लाल इसको फिक्स कर दिया गया था। इसमें क्या होता था, जब हमारे अस्थायी बंदोबस्त लागू नहीं होती उससे पहले क्या होता था कि सरकार ये नियम लगाया गया था कि अगर आपकी अच्छी फसल होगी तो आपको टैक्स देना होगा, अगर फसल अच्छा ना हो तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन सरकार ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू करके कह दिया था कि आप लोगों का जमीन अच्छा आप लोगों का जमीन पे अच्छा उपजा हो या ना हो, हम लोगों को टैक्स चाहिए। तो ये हम लोग का एक लॉस था सर। अगला पॉइंट कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसानों के हित में रखकर नहीं बनाया गया था। और जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बनाए गए थे ये किसानों के हित में रखकर नहीं बनाए गए थे, मतलब किसानों को बेहतरीन तरीके से किस तरह से वो किसान के फार्मर लोग जो है अपने खेती को अच्छे लेवल पे ले जाए इसके रिगार्डिंग नहीं बनाए गए थे। सरकार सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए ये नियम बनाए गए थे। अस्थायी बंदोबस्त सरकार ने किसी उत्पादन पर कोई ध्यान नहीं दिया और कोई भी उत्पादन होती थी अस्थायी बंदोबस्त के से जो है सरकार कोई भी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। ये हम लोगों का सर 2 याद रखिएगा। पहले से अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो सारा पॉइंट को एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा। अस्थायी बंदोबस्त के 2 प्रॉफिट और अस्थायी बंदोबस्त के 3 लॉस आपको बेहतरीन तरीके से देख लेना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, काला शहर और गोरा शहर क्या है? व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन। मैंने आपको बताया था ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन में क्या डिफरेंट है, मैं फिर भी बता दूं। देखिए भारत सरकार, भारत के जब हमारे देश गुलाम थे, क्या थे मेरे लाल, हमारे देश जब गुलाम थे उस समय
जो है अंग्रेज लोग भारतीय लोगों को ब्लैक टाउन कहते थे और जो अंग्रेज लोग होते थे उसको हम लोग व्हाइट टाउन के नाम से जाने जाते थे। ठीक, इसी को यहाँ पे डिफाइन करना है आपको बेहतरीन तरीके से, क्या समझेगा। व्हाइट और ब्लैक टाउन भारतीयों पर अंग्रेज की जातीय श्रेष्ठता के प्रतीक थे। किसका? अंग्रेजों का जातीय श्रेष्ठता पर प्रतीक थे। अंग्रेज गोरी चमड़ा वाले थे और अंग्रेज लोग तो अभी भी देखिएगा गोरा ही है। तो अंग्रेज लोग क्या थे ना, गोरे चमड़े का थे, क्या गोरे स्किन, उनका स्किन जो है व्हाइट कलर के थे और उन्हें व्हाइट टाउन कहा जाता था। अंग्रेज लोग काफी गोरे होते थे और इस कारण से उनको व्हाइट टाउन कहा जाता था, जबकि भारतीय को काले अर्थात ब्लैक लोग माना जाता था। और भारतीय देखिए अभी मेरा ही चेहरा देख पा रहे हैं, ब्लैक है, पूरा पूरा करिया है हम लोग। तो इसी तरह से यहाँ पे जो ब्लैक होती थी तो याद रखिएगा उसको ब्लैक टाउन, जो व्हाइट होते थे उनको व्हाइट टाउन। भारत के सभी लोगों को ब्लैक टाउन के नाम से जाने जाते थे और अंग्रेज के सभी लोगों को व्हाइट टाउन के नाम से हम लोग जानते थे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपको इतना ही लिखना है, काफी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको तो लिखना होगा बेहतरीन तरीके से। और अगला जब क्लास होगी ना हम लोग का, इसके बाद जियोग्राफी का, याद रखिएगा जियोग्राफी का हो या पॉलिटिकल का हो, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जिस तरह से आपको लिखावट दिख रहा है ना, इस तरह से आप लिखावट नहीं मिलेगी आपको। पूरा बेहतरीन तरीके से मैं लिख कर लाने की कोशिश करूंगा, जो पूरा बैकग्राउंड जो है ना पूरा ब्लैक होगी, और ताकि मैं आपको अच्छी तरह से स्क्रीन पर दिखे, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। व्हाइट टाउन और औपनिवेशिक शहर के भाग थे। व्हाइट टाउन जो है ना औपनिवेशिक शहर के भाग थे, ये बात आपको याद रखना है। जो व्हाइट टाउन थे वो औपनिवेशिक शहर के भाग थे जहां केवल गोरे लोग रहते थे। याद रखिएगा व्हाइट टाउन पे सिर्फ और सिर्फ गोरे जो लोग होते थे, व्हाइट कलर के जो लोग होते थे वहां पे सिर्फ रहते थे। छावनियों को भी सुरक्षित स्थानों पर विकसित किया गया था। जो छावनी होती है ना, आप टेंट देखे होंगे, टेंट, तो टेंट भी ना बेहतरीन जगह पर और अच्छी तरह से बनाए जाते थे अंग्रेज सरकार के लिए। अगला लिखा गया कि छावनी में यूरोपियों के अधीन भारतीय सैनिक तैनात किए जाते थे। ये इलाके मुख्य शहर से अलग परंतु जुड़े होते थे। चौड़ी सड़कों, बड़े बगीचे में बने बंगलों, परेड मैदान और चर्च आदि से लेकर यह छावनियां यूरोपीय लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल थी। जो मेरा लाल जो हम लोग का व्हाइट टाउन है ना, व्हाइट टाउन अंग्रेजों का है और व्हाइट टाउन अंग्रेजों का था और उस समय हम लोग अंग्रेज का गुलाम थे। और अंग्रेज का अगर हम लोग गुलाम हैं तो अंग्रेज जो भी कहते थे हम लोगों को मानना पड़ता था। तो जहाँ पे व्हाइट टाउन घर बनाए जाते थे, टेंट लगाए जाते थे, वहाँ पे बगीचे बनाए जाते थे, टेंट को अच्छी तरह से बनाया जाता था। उसके बाद उसके अगल बगल में फ्लावर गार्डन लगाए जाते थे और यहाँ पे परेड का एक अलग मैदान होता था, बड़े बड़े बंगला होते थे। यह व्हाइट टाउन की बात है। अगर मैं ब्लैक टाउन की बात करूँ, व्हाइट टाउन व्यवस्थित शहरी जीवन का प्रतीक था। जो व्हाइट टाउन थे वो शहर में रहा करते थे, पर जो ब्लैक टाउन थे वो गांव एरिया में रहते थे। ब्लैक टाउन में भारतीय लोग रहते थे, ये अव्यवस्थित थे तथा गंदी और बीमारी का स्रोत था। मतलब भारतीय लोगों को ऐसा बस्तियों पे बसाया गया था ब्लैक टाउन को, जहाँ पे सिर्फ कूड़ा कचरा, मलेरिया, डायरिया, बीमारी, दिन प्रतिदिन बीमारी की संख्या बढ़ती जा रही थी। ठीक है, इसको हम लोग ब्लैक टाउन कहते थे और कहा जाता है कि इन्हें अराजकता एवं उपद्रव का केंद्र माना जाता था। किनको? जहाँ पे ब्लैक टाउन लोग रहते थे। तो हम आशा करते हैं मेरे लाल कि व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन के बाद अगर आपके पेपर में कभी भी क्वेश्चन आए तो क्या आप लोग इजीली से इसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, एक बार बताइए। एक बार डन कीजिए कि सर हम लोगों को समझ में आ गया है कि व्हाइट टाउन उससे कहते हैं जो अंग्रेज सरकार के लोग रहते थे और ब्लैक टाउन उससे हम लोग कहते थे जो भारतीय लोग रहा करते थे। और बेहतरीन तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया हूं और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सुनना भी है। और एग्जाम से पहले एक आप लोगों का याद रखिएगा क्विक रिवीजन होगा। क्या होगी? क्विक रिवीजन होगा। याद रखिएगा मेरे लाल, रिवीजन होगा। अगर आप लोग चाहते हैं सर क्विक रिवीजन हम लोगों को एग्जाम से एक दिन पहले होना चाहिए तो जरूर बता दीजिएगा। अब आते हैं सर, ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आज ये क्वेश्चन मैं पहली बार बता रहा हूं, पहली बार 2024 में। पहले क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में अफवाह की क्या भूमिका थी। 1857 की क्रांति के विभिन्न भूमिकाओं के बारे में चर्चा करें। वो तो आपका 8 मार्क्स का पूछा गया था, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक और पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह में अफवाहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो इस प्रकार है। क्या था अफवाह फैलाने का? पॉइंट नंबर 1। और जिस तरह से मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूं, आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है। 1857 की सबसे महत्वपूर्ण अफवाह यह थी कि एनफील्ड राइफल की कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। ये अफवाह फैला गया था, लेकिन बाद में चलते चलते रियल में, वास्तव में बदल गया था। अफवाह सबसे बड़ी बात क्या था? अफवाह का क्या समझिएगा पॉइंट नंबर 1 पे। 1857 की सबसे महत्वपूर्ण अफवाह यह थी कि
एनफील्ड राइफल की कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2, ऐसे अफवाह फैली कि कंपनी सरकार हिंदू मुस्लिमों की जाति और धर्म को नष्ट करने का षड्यंत्र कर रही थी। मतलब अंग्रेज सरकार चाह रहे थे कि मुस्लिम और हिंदू को आपस में लड़ा देंगे और जब दोनों लड़ जाएंगे तो हमारा पूरा राज्य हो जाएगा, पूरे भारत में हमारा ही बोलबाला चलेगी। और आगे देखिएगा, और इसके लिए सरकार ने आटा में गाय और सुअर की हड्डी का मिश्रण किया और इसके लिए जो मार्केट में जो भी आटाएं बिकती थी उसमें अंग्रेज सरकार ने क्या किया, क्योंकि अंग्रेज सरकार का ही पूरा फैक्ट्री था, अंग्रेज सरकार ने यह नियम बताया क्या कि अब जो भी आटा बन रही है इसमें सुअर और गाय की हड्डी का चूरा मिला दिया जाए। यह भी एक तरह का क्या था, अफवाह था। यह अफवाह फैल चुकी थी कि 23 जून 1857 को कंपनी शासन के 100 वर्ष पूरे होते ही अंग्रेज की सत्ता समाप्त हो जाएगी और इसका जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। और एक तरह का देखा जाए यह भी एक अफवाह था क्या कि यह अफवाह फैल चुकी थी कि यह 23 जून 1857 को कंपनी शासन के 100 वर्ष पूरे होते ही अंग्रेजों की सत्ता समाप्त हो जाएगी और इसका जनमानस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। ये 3 था। पहले एनफील्ड राइफल की जगह कारतूस पर सुअर और गाय की चर्बी लगाया था। दूसरा अफवाह यह था कि मुसलमानों और हिंदू के बीच में अंग्रेज सरकार लड़ाना चाहते थे और इसके लिए क्या किया, उन्होंने मार्केट में जो भी आटाएं बिकती थी उस आटा पे सुअर और गाय की हड्डियां का चूरा मिला दिए गए थे ताकि अंग्रेज सरकार को यह लग रहे थे कि वो दोनों आपस में लड़ जाएंगे और हम लोग पूरा भारत में राज करेंगे। ये भी एक तरह का था। और तीसरा यह था, यह अफवाह फैल चुकी थी कि 23 जून याद रखिएगा 23 जून 1857 को अंग्रेज सरकार का 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और इसके विरोध में अंग्रेज सरकार जो है इसके विरोध में भारतीय लोग इसके पक्ष में लड़ेंगे। तो ये है हम लोग का 1857 के विद्रोह के अफवाह फैलने का निम्न कारण 3 था जो मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं। अगला क्वेश्चन का असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे। असहयोग आंदोलन समझिएगा, असहयोग आंदोलन क्या है, बहुत इजी है। और असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, दांडी मार्च यात्रा हो, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो, ये 5 में से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, या आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या भूमिकाएं थी। ये सब क्वेश्चन पूछेगी, टेंशन नहीं लेना है। जितना मैं बता रहा हूं एकदम एग्जाम से पहले पूरा कवर करके जाना है, ठीक है। आते हैं सर, बस आप लोग थोड़ा सा आप लोग हमारे मेहनत का अगर अंदाजा लगा रहे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को जरूर शेयर की दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनको भी पता चले कि PYQ में कैसा क्वेश्चन पूछे गए थे। महात्मा गांधी आरंभ में अंग्रेजों के पक्ष में थे। जो महात्मा गांधी थे आरंभ में असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। और महात्मा गांधी आरंभ में अगर अंग्रेजों के पक्ष में थे, परंतु प्रथम महायुद्ध के समाप्ति होने से पहले वे अंग्रेजों के कार्यों से असंतुष्ट हो गए। याद रखिएगा, अंग्रेज सरकार पहले, गांधी जी जो है ना अंग्रेज सरकार के पहले साथ सटा हुआ था, लेकिन अंग्रेज सरकार के साथ सटा होने के बाद जब गांधी जी ने देखा कि आज हम इनके साथ सटे हुए हैं, इनके बातों को मान रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं देश में प्रतिदिन ये हम लोगों के ऊपर अत्याचार करते जा रहे हैं। कौन? अंग्रेज लोग, जिसके कारण असहयोग आंदोलन शुरू हो। और इसके निम्न कारण थे, अंग्रेज सरकार द्वारा जो भी अत्याचार फैले जा रहे थे पूरे भारत में, गांधी जी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इसके पीछे 2 कारण थे, समझिएगा दोनों रीजन क्या था। आप लोगों को दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब आप लोगों की जो क्लास होगी ना वो मैं आपको और अच्छी तरह से आप लोग लिख कर लाने की कोशिश करूंगा, ताकि देखिए यहाँ पे मैं स्पीड में बता रहा हूं इसलिए क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है ना। अभी 2020 का डिस्कस कर रहे हैं, फिर 22 का डिस्कस करेंगे, फिर 23 का डिस्कस करेंगे, इसलिए थोड़ा सा हमारे टाइपर भी देखिए पूरा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बस आप लोग मेरे लाल, जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो दिन आप लोग दिखा दीजिए। जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे पूरे मेंबरशिप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए बस वो दिन आप लोग दिखा दीजिए। बाकी हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार है आप लोगों के लिए। पॉइंट नंबर 1, भारतीयों ने प्रथम महायुद्ध में अंग्रेजों को पूरा सहयोग दिया था, परंतु महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों ने भारतीय जनता का खूब शोषण किया। जैसे हम लोग का महायुद्ध हुआ था उस समय क्या हुई, अंग्रेज सरकार के साथ अंग्रेज सरकार जो थे, अंग्रेज लोग जो थे, भारतीय जनता ने उन लोगों को बहुत सपोर्ट किया था। लेकिन जैसे महायुद्ध समाप्त हुई, अब अंग्रेज सरकार ने क्या हुआ ना कि भारतीय लोगों पर ही अत्याचार करना शुरू कर दिया। ये तो बिल्कुल गलत बात है। इस कारण से भी जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा।
प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत में प्लेग आदि बीमारियां महामारियां फूट पड़ी, परंतु अंग्रेज सरकार ने इसकी किसी और की तरह ध्यान नहीं दिया। और जब जैसे महायुद्ध समाप्त हुई, प्रथम महायुद्ध, अब क्या हुआ ना कि भारत में एक नया बीमारी फैल गई थी जिसे हम लोग प्लेग कहते हैं। प्लेग बीमारी होती है चूहे से सबसे ज्यादा होती है। प्लेग जैसा महामारियां बीमारी फैल गई और इससे लोग दिन प्रतिदिन जो है लोगों की मौत दिन प्रतिदिन अधिकतर बढ़ती जा रही थी। इस कारण से भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने एक आपका असहयोग आंदोलन शुरू करने की कोशिश किया था। यह था हम लोग का असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम। आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास जरूर बताइएगा। आते हैं सर हड़प्पा सभ्यता के। ये क्वेश्चन आपके पेपर में याद रखिएगा 5 मार्क्स का पूछा जाएगा और यहां से जितना भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा ये PYQ का 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगी तो आपको लिखना तो जबरदस्त पड़ेगा, समझिएगा एकदम पॉइंट टू पॉइंट। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, मैं क्वेश्चन को हटा दूंगा यहां से क्योंकि थोड़ा सा इसको जूम करना है। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करें। देख लिए क्वेश्चन एक बार, इसको मैं यहां से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि इसको मैं अच्छी तरह से थोड़ा सा जूम कर सकूं ताकि आपको दिखेगा अच्छी तरह से। ठीक है, वेट कीजिए आप लोग, अगला वीडियो का मैं इससे बेहतर राइटिंग पे लिख के लाने की कोशिश करूंगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है मेरा, इतना आसान क्लास नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1, सामाजिक जीवन। सबसे पहले हम लोग से पूछा गया सामाजिक जीवन, तो सामाजिक जीवन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बहुत ही उत्तम थी। जो हड़प्पा सभ्यता थे इसके सामाजिक जीवन जो है ना बहुत ही उत्तम थी। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। ये सबसे बड़ा उनकी विशेषताएं थे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना कोई भी धर्म को नहीं मानते थे और क्या करते थे, सब मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन वगैरह सारा चीज लोग जो है ना आपस में मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। यहाँ घर में ताला, यहाँ पे घर में ताला नहीं लगाया जाता था। क्या ताला नहीं लगाया जाता था? यहाँ के कुछ नगर लोथल, कालीबंगा में घर के दरवाजे के पीछे और खुला थे। यहाँ का समाज नगर जैसा था। हम लोगों का सामाजिक जीवन है, यहाँ पे लोग अपने अंदर में इतना विश्वास करते थे कि वो घर से कहीं भी चले जाते थे तो वो घर पे कभी भी ताला नहीं लगाते थे। इतना विश्वास था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। ठीक है, यह यहाँ समाज नगर जैसा था। यह समाज बिल्कुल जो है एक नगरी परिवार की तरह था। पॉइंट नंबर 2 में बताया गया सर धार्मिक, याद रखिएगा धार्मिक के बारे में। तो देखिए पहले हम लोग धार्मिक देखते हैं फिर आर्थिक देखेंगे। धार्मिक के बारे में और लिखना नहीं है, अगर लिख लेते तो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, और लेकिन आपको ज्यादा समझना, हेडफोन लगा के सुनते रहिएगा। धार्मिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम था। जो हड़प्पा सभ्यता है इसका धार्मिक जीवन जो है ना बहुत ही उत्तम थी। ठीक है, यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और गॉड गिफ्ट के माध्यम से, जैसे पत्थर हो गया, पेड़ हो गया और जैसे गाय वगैरह, भेड़ वगैरह जो थी, इन सब का पूजा क्या करते थे? कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। यहाँ से एक भी मूर्ति नहीं मिली है, हड़प्पा सभ्यता से एक भी मूर्ति नहीं मिली है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ के लोग शिव भगवान की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? यहाँ पे लोग शिव भगवान की पूजा करते थे। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता में। यह लोग स्त्री की बहुत सम्मान करते थे और यहाँ पे जो भी स्त्री होती थी वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चला करती थी। कोई भी डिफरेंट वहाँ पे नहीं थी। लेकिन आजकल देखिएगा हम लोगों का हाल ये है कि अगर हम स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं, अगर कोई अगर लड़की आप लोगों का अगर सिर्फ एक बाल सरका दे इधर से तो लड़का मुस्कुराता हुआ एकदम सोचते हैं कि हमको आप ये हमें टाइम देने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ना सोचे, मुस्कुराना हर लड़की की आदा है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। याद रखिएगा मेरे लाल, बस आप लोगों को अपने करियर पर प्यार करना है तो अपने करियर से, लव करना है तो अपने करियर से, और दिखा दे मेरे लाल उस जगह पे पहुंचकर, और दिखा देंगे उस जगह पे पहुंचकर जिसने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगी। ठीक है, यह लोग स्त्री की बहुत सम्मान करते थे। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था। पॉइंट नंबर 3, आर्थिक जीवन के बारे में बात करें। और आर्थिक जीवन में कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा रोजगार से संबंधित, खान पान। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती क्या करते थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह खेती क्या करते थे? यह लोग व्यवसाय भी करते थे और यहाँ के लोग जो थे वो व्यवसाय भी क्या करते थे? हड़प्पा सभ्यता से कई बंदरगाह मिले हैं जहाँ से व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बंदरगाह मिले हैं, वहाँ से क्या होती थी? व्यापार का शुरुआत होती थी। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नगर लोथल और कालीबंगा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोग आय का प्रमुख स्रोत
कृषि और व्यापार था। कहाँ का? हड़प्पा सभ्यता का लोगों का प्रमुख व्यवस्था तो थी, वो है व्यवसाय। एक था व्यवसाय और दूसरा था कृषि। क्या आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि अगर व्यवसाय के बारे में पूछा जाएगा तो पहला कृषि बताएंगे, फिर हम लोग बताएंगे व्यापार। यह है सर सामाजिक स्थिति, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता से कभी भी क्वेश्चन आए जम कर लिखना है। क्या मेरे लाल? जम कर लिखना है। क्लास अच्छा लग रहा था एक बार डन कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। महावीर जैन के जीवन की शिक्षाओं के बारे में विवेचना करें। इस क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से देखना है और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का पूछा गया था, पर आपके पेपर में ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में 5 मार्क्स का छपेगी। कितना? 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। अगर 5 मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से इसका आंसर कर लेना होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के महत्व एवं प्रभाव को लिखिए। देखिए मेरे लाल, हमें सिर्फ आंसर जो है ना महत्व के बारे में हमें पता चला है, अभी हमें प्रभाव के बारे में हम लोगों को अभी आंसर नहीं मिला है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को इस क्लास में महत्व के बारे में बता रहा हूं, जिसे हम लोग विशेषता बोलते हैं, ठीक है। और प्रभाव अगर मिल जाएगी इसका आंसर तो वो भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। पहला विशेषता है कि भक्ति आंदोलन ने जाति के भेदभाव को खत्म कर दिया। जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो अपने अपने जाति में बटे हुए थे, भक्ति आंदोलन के माध्यम से उन्होंने जाति का जो भेदभाव था वो पूरी तरह से उन्होंने खत्म कर दिया। क्या कर दिया था? पूरी तरह से उन्होंने खत्म कर दिया। पॉइंट नंबर 2, भक्ति आंदोलन ने समाज की कुरीतियों को दूर किया। समाज के अंदर में जो भी बुराइयां होती थी उन सब को क्या कर दिए? दूर कर दिए भक्ति आंदोलन के होने से। भक्ति आंदोलन ने छुआछूत को खत्म कर दिया। आप देखिएगा गांव देहात में अगर रहते होंगे तो एक दो जाति ऐसा है जो वो कहते थे, कोई भी जाति अगर दूसरे जात अगर उनके पास जाते तो वो बोलते हैं दूर हटो दूर हटो। देखते होंगे आज भी हम लोगों को गांव पे देखने को हम लोग को मिलता होगा। तो इस तरह से छुआछूत को भी भक्ति आंदोलन ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। पॉइंट नंबर 4 है कि भक्ति आंदोलन ने मनुष्य के चरित्र की सुंदरता पर बल दिया। और भक्ति आंदोलन ने मनुष्य की जो भी चरित्र होती थी उसकी सुंदरता पर बल दिया था, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ महत्व के बारे में बताया हूं। प्रभाव के बारे में अगर मेरा आंसर मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, और अगर आप लोगों को पहले ही मिल जाए तो और बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या कारण थे जिस कारण से अकबर को हम लोग राष्ट्रीय सम्राट कहते थे? ऐसा क्या रीजन था? समझिएगा, अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहने का क्या कारण था समझिएगा। इतिहासकारों ने अकबर को राष्ट्र शासक की संज्ञा दी। इतिहासकारों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अकबर को राष्ट्रीय शासक की संज्ञा दी। अकबर बहुत ही कम उम्र में राजा बना, और अकबर जो थे ना वो बहुत ही कम उम्र में शासक बन गया था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल दिया। उन्होंने कहा चलो कोई धर्म उर्म नहीं होता है, हम लोग साथ में रहेंगे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल दिया। एकता का मतलब होता है मेरे लाल पावर होता है, पावर, याद रखिएगा। बल दिया। उन्होंने हिंदू पर लगे जजिया कर को समाप्त कर दिया। याद रखिएगा, उन्होंने हिंदू पर जो भी कर लगी थी जजिया कर, उनको समाप्त कर दिया था। किसने? तो बताएंगे सर, अकबर ने समाप्त कर दिया। एवं राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और राजपूतों के साथ जो है ना वैवाहिक संबंध को स्थापित कर दिया। इन्होंने अपनी सेना में हिंदू सेनाओं की भर्ती की, और इन्होंने, इनके पास बहुत सारे घुड़सवार थे, हाथी सेना थे, और सैनिक तो थे ही थे। तो जिस कारण से उन्होंने अपनी सेना में हिंदुओं को सबसे ज्यादा रखने की कोशिश की अपनी सेनाओं के रूप में। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया। जो अकबर थे, अकबर ने कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। इन्होंने अपने काल में हिंदू मुस्लिम के समान रूप से देखा, और जो अकबर थे ना वो कभी नहीं देखते थे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, कभी ये सब के बारे में वो ध्यान नहीं दिए हैं। और वह हमेशा देखा करते थे सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक नज़र पे, एक समान से वो देखा करते थे। उन्होंने भारत को अपना देश माना, और उन्होंने अपना भारत को अपना पवित्र सा देश माना। इसी प्रकार कह सकते हैं कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। बस इतना आपको बेहतरीन तरीके से लिखना है, और आपको 5 मार्क्स यहाँ पे लेकर आपके रिजल्ट में घर आ जाना है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या था? इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन में अभी तक आप लोगों को यूट्यूब के मैं बात करूं तो 3 बार मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। 1857 के कारणों की विवेचना करें। कारण आपको याद रखना है, तत्कालीन कारण, राजनीतिक कारण, उसके बाद आपका आर्थिक कारण, सैनिक कारण,
और एक आपको याद रखना है किसके बारे में, तो बताएंगे सर धार्मिक कारण। 5 कारणों को आपको बेहतरीन तरीके से नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं देखे मेरा एक वीडियो जहां पे मैंने 1857 की क्रांति के बारे में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था, अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर अगला जो हम लोग क्वेश्चन आते हैं कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है मेरा अकॉर्डिंग, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार अभी तक पूछा जा चुका है। एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। एक बार देख लिए इसको, हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर कर भेज देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बस वेट कीजिए। आप लोगों को मैं अगला वीडियो से बेहतरीन तरीके से मैं लिख के लाऊंगा ताकि मैं आपको अच्छी तरह से मैं बता सकूं। बस मैं जितना मेहनत कर रहा हूं मेरा लाल, उसका आप लोग 50% मेहनत करने की कोशिश कीजिएगा, सारा चीज आपकी होगी। जिस चीज में आप ज्यादा समय इन्वॉल्व करते हैं, ज्यादा समय देते हैं, वो चीज आपका हो जाएगी। आप प्यार में ज्यादा समय दे रहे हैं तो प्यार आपका हो जाएगा। पढ़ाई में ज्यादा अपना समय दे रहे हैं तो पढ़ाई आपका हो जाएगा। बिजनेस में ज्यादा समय दे रहे हैं तो बिजनेस आपका हो जाएगा। जिस चीज में ज्यादा समय इन्वॉल्व कर रहे हैं, ज्यादा समय दे रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, वो चीज आपका हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे। आते हैं सर, गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। जो गांधी जी थे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। इसके लिए उनके द्वारा निम्नलिखित रणनीति अपनाई गई जो विनाशक हथियारों से भी ज्यादा कारगर साबित हुए थे। पहला, अहिंसा। गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा कायरों का कवच नहीं है, अपितु यह बहादुरी का उच्चतम गुण है। अहिंसा का समान अर्थ है किसी की हिंसा ना करना। अहिंसा का मतलब क्या होता है कि किसी की हिंसा ना करना, किसी के साथ हिंसा ना करना। इसको हम लोग देहाती लैंग्वेज में बोल सकते हैं तो जलन ना करना। क्या? जलन ना करना मेरे लाल, किसी के साथ भी। किसी भी प्राणी को मानसिक या शारीरिक चोट ना पहुंचाना। किसी भी प्राणी हो, चाहे वो पेड़ हो, पक्षी हो, परिंदा हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े वगैरह जो भी है, उनको कभी भी उनके शारीरिक रूप से चोट ना पहुंचाना। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा का सफल प्रयोग किया था। जो गांधी जी थे उन्होंने आपका स्वतंत्र आंदोलन में अपने अहिंसा का सफल प्रयोग किए थे। अब आते हैं सर एक एक करके इनको समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको अच्छी तरह से और दिखे। 3-4 पॉइंट बताऊंगा, सारा चीज को नोट डाउन कर लेना है। सत्याग्रह का प्रयोग, ये क्लास में यूट्यूब में पहली बार दे रहा हूं ये क्वेश्चन। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, जो भी स्टूडेंट अभी तक एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं और आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर नहीं मिला है तो इसका आंसर आप लोग मेरे लाल हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्याग्रह का प्रयोग, सत्य के प्रश्न पर संघर्ष करने की रणनीति सत्याग्रह है। सत्याग्रह के प्रारंभिक प्रयोग गांधी जी ने चंपारण और खेड़ा में किसानों की दशा में सुधार के लिए आंदोलन करके किया। हड़ताल का सफल प्रयोग, गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के संघर्ष में हड़ताल का सफल प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि हुई। जितना भी मजदूरों का वेतन था उसमें 35% का बढ़ोतरी हुई थी। किसके माध्यम से? तो बताएंगे सर महात्मा गांधी के माध्यम से। अगला पॉइंट पे आते सर, अगला हमारे पॉइंट है कि असहयोग। इस आंदोलन की रणनीति में प्रत्येक स्तर पर सरकार का विरोध एवं बहिष्कार किया था। बहिष्कार किया गया था कि जो भी भारतीय लोग थे वो गांधी जी ने कहा कि जो वकील है वह वकालत जाने से वो रोक दे, उसको वकील नहीं जाना है। जो भी बच्चे स्कूल जा रहे स्कूल से रोका जाए, और जो भी लोग अंग्रेज सरकार के बनाए हुए वस्त्र को पहन रहे वो वस्त्रों को बहिष्कार करें। इस कारण से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। कब? 1920 में आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें जनता ने बढ़ चढ़कर पूर्णतः उत्साह से भाग लिया। और असहयोग आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी कंधे से कंधे मिलाकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, याद रखिएगा। और इसे वापस लिया था 1922 में, इसको भी याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है समझिएगा? सरकार के कानून को विनम्रता पूर्वक मानने से मना करना। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने नमक कानून को भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। पॉइंट नेक्स्ट है कि स्वदेशी और बहिष्कार। उन्होंने स्वदेशी को अपनाया तथा स्वयं चरखा चलाया तथा खादी वस्त्र पहनने और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। जो गांधी जी है उन्होंने कहा था कि स्वदेशी और बहिष्कार थे।
गांधी जी का कहना था कि जो हम लोग खादी वस्त्र पहन रहे हैं अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए हुए, उस खादी वस्त्र को बहिष्कार किया जाए। और मैं खुद चरखे चला रहा हूं, मेरे साथ बहुत सारे महिलाएं पुरुष जो है चरखे चला रहे हैं, इससे जो भी कपड़ाई बनती है वो कपड़ा हम लोग पहनने की कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट है इससे संघर्ष तैयारी संघर्ष की रणनीति। जन आंदोलन को और अधिक व्यापक तथा नियंत्रित करने के लिए गांधी जी ने संघर्ष की रणनीति का आविष्कार किया। जब सक्रिय संघर्ष नहीं चला रहा हो तब रचनात्मक कार्य द्वारा लोगों को आंदोलन से जोड़ना चाहे। याद रखिएगा, ये था हम लोगों का आंदोलन। अब आते हैं सर हम लोग मानचित्र से रिलेटेड। मानचित्र में क्या क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगान 5 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का ये पूछे गए थे। एक दो स्टूडेंट ने कमेंट किए हैं कि सर हमारे पेपर में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ना पूछे जाएंगे। देखिए ये पेपर में लेकर आया हूं 2020 का है और 10 मार्क्स का जो है मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर ये क्वेश्चन है जिसमें 5 क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स मिला है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है और देखिए इसी में लिखा है, इसी पेपर में 2020 के पेपर में ही लिखा हुआ है कि भारत के रेखा मानचित्र पर चिन्हित करें किसको, बैरकपुर, मतलब जहां पे 1857 की क्रांति हुई थी वहां के बारे में बोल रहे हैं। आरा, मेरठ, लखनऊ, झांसी 5 क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स के मिलेंगे। सोचिए उस समय जब 2020 में जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए होंगे 10 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ पूछा गया था किसके बारे में, तो बताएंगे सिर्फ और सिर्फ पूछा गया सर मानचित्र से। सोचिए मैप से रिलेटेड सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं, खैर ध्यान नहीं देना है, एक दो स्टूडेंट बोलने से नहीं होगा। मैं मैप से रिलेटेड भी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं आपका किसके बारे में, और हिस्ट्री से रिलेटेड अगर बाय चांस पूछ दिया जाए तो नॉलेज रखिए, पूछे ना पूछे वो बात के डिपेंड करता है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। तो कैसा लगा क्लास, मैं आप लोगों को सेट 1 सेट 2 दोनों प्रोवाइड कर दिया हूं 2020 का। अब आप लोग वेट करिए 2022 का पेपर और 2023 का पेपर देखने के लिए, ठीक है। और एग्जाम से पहले आप लोगों का जो मैं जितना भी PYQ करवा रहा हूं और मॉडल सेट हो या हमारे टीम द्वारा जो मेंबर द्वारा जो सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, सारा चीज मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले मैं पूरा क्विक रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगा। अगर तैयार है तो बता दीजिएगा। मिलते हैं नया वीडियो।